हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष जैन वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल एम्बिशियस एकेडमी इंदौर पे। और इस वीडियो में हम क्लास 10th आईटी सप्लीमेंट्री बुक का सेशन नंबर 2 करेंगे ऑफ यूनिट 3 बेसिक आईसीटी स्किल्स। सेशन 2 जो है वो स्प्रेडशीट है। सेशन 1 में हमने वर्ड प्रोसेसिंग करी थी जो कि प्रीवियस वीडियो थी। इस वीडियो में हम सेशन 2 कर रहे हैं जिसका नाम है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के बारे में डिटेल में जानने से पहले हम कुछ एक बेसिक सी चीज़ जानते हैं कि जब अर्लियर टाइम था उस टाइम में लोग जो अकाउंटिंग डिटेल्स थी, अकाउंटेंट थे, वो लोग क्या करते थे, सारा डेटा जो है वो उनका लेजर के अंदर रिकॉर्ड हुआ करता था। लेजर जो थी वो एक बुक टाइप हुआ करती थी जहाँ पे अलग अलग कॉलम्स एंड रोज बने हुए होते थे जहाँ पे वो अपनी एंट्रीज को रिकॉर्ड करते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, डेटा इंक्रीज होने लग गया, तो अब एक लार्ज स्पेस चाहिए जहाँ पे डेटा को प्रॉपरली स्टोर किया जा सके, जिसके लिए स्प्रेडशीट्स का यूज़ करना स्टार्ट किया गया। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से टाइप की स्प्रेडशीट्स हैं जो पॉपुलर हैं। पॉपुलर स्प्रेडशीट्स कौन कौन सी हैं? पॉपुलर स्प्रेडशीट्स में से सबसे पहली आती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सेकंड है अपाचे ओपन ऑफिस कैल्सी, फिर गूगल शीट्स, लिब्रे ऑफिस कैल्सी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका यूज़ आज की डेट में बहुत ज़्यादा किया जाता है। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर हम देखें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो कि आज की डेट में हर जगह यूज़ किया जाता है। एंड वही हमारे सिलेबस में भी है, हम वही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को करने वाले हैं 2010। वर्कबुक कैसे क्रिएट करते हैं एक नई, तो उसके लिए भी सिंपल सा तरीका है। इस फाइल में जाएंगे, जैसे हमने ओपन किया, फाइल में जाओ, फाइल में जाने के बाद आपको न्यू का ऑप्शन दिखेगा। उस न्यू के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सामने डेटा आ जाएगा, बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे कि आपको किस टाइप की आपकी एक्सेल शीट चाहिए। हम जनरली ब्लैंक वर्कबुक लेते हैं क्योंकि हमें उसमें चेंजेस करने होते हैं हमारे अकॉर्डिंगली, तो हम ब्लैंक वर्कबुक सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट फिर आता है हमारे पास ओपनिंग वर्कबुक एंड एंटरिंग डेटा। अब वर्कबुक को ओपन कैसे करना है? अगर आपके पास ऑलरेडी एक वर्कबुक सेव है और उसको आपको ओपन करके उसमें डेटा सेव करना है या फिर एंटर करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो सेम प्रोसीजर है, फाइल टैब में जाएंगे। फाइल टैब में जाने के बाद आपको ओपन का ऑप्शन दिखता है। उस ओपन के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। वहाँ से आप आपकी फ़ाइल लोकेशन लेकर वहाँ से फ़ाइल को सिलेक्ट कर लीजिए, जो फाइल आपको ओपन करनी है, जो वर्कबुक आपको ओपन करनी है, और ओपन बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ओपन बटन पे क्लिक करेंगे आपकी फ़ाइल जो है वो सामने ओपन हो जाएगी और अब आप उसमें कोई भी डेटा एंटर कर सकते हो। बात आती है एंटरिंग डेटा इन वर्कशीट की, तो उसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। पहली चीज़ कि आप आपकी वर्कबुक में नंबर्स ऐड कर सकते हैं। अब नंबर्स कैसे ऐड करेंगे? तो जस्ट आपको सेल पे क्लिक करना है और जो नंबर कीज़ होती हैं वो प्रेस करके आपको नंबर्स ऐड करना है। अच्छा, अब नंबर्स एक्सेल जो है वो किन किन चीज़ों को मानता है? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देन प्लस, माइनस, ब्रैकेट्स, स्लैश जो होता है, परसेंटेज का सिंबल, डॉलर का सिंबल, ये सब नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। दीज ऑल कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड एज नंबर इन द एक्सेल शीट। क्लियर है? यहाँ पे नेगेटिव साइन जो होता है, नेगेटिव नंबर वाला, उसके आगे हम माइनस का साइन लगा देते हैं, तो इसलिए उसको भी वो एक नंबर की तरह ट्रीट करता है क्योंकि एक नेगेटिव नंबर भी पॉसिबल है इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें नंबर्स से रिलेटेड ही होती हैं, इसीलिए एक्सेल जो है वो इन सब चीज़ों को नंबर कंसिडर करता है। नाउ एंटरिंग फार्मूलाज, अगर आपने मेरी ऑटोसम वाली वीडियो नहीं देखी है जो हमारी मेन बुक है आईटी की, उसमें स्प्रेडशीट का पहला सेशन है ऑटोसम वाला, वहाँ पर हमने एक फार्मूला यूज़ किया है सम। तो उस फार्मूले को जब हम यूज़ करते हैं तो कोई भी फार्मूला लिखने के पहले तरीका होता है एक्सेल में कि हमें इक्वल्स टू से स्टार्ट करना होता है। अगर हमने इक्वल्स टू लगा दिया तो एक्सेल ये समझ लेगा कि अब हम जो है वो एक फार्मूला लिख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो उस फार्मूले को ट्रीट करता है और हमारा कैलकुलेशन जो भी होता है वो फार्मूले के अकॉर्डिंग हो जाता है। नाउ नेक्स्ट थिंग कम्स इज एंटरिंग टेक्स्ट। एंटरिंग टेक्स्ट मतलब जब आप कोई टेक्स्ट डालना चाहते हो अपने सेल के अंदर, तो वो टेक्स्ट आप कैसे डालेंगे? टेक्स्ट जो है वो न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक दोनों डेटाओं का कलेक्शन माना जाता है, कॉम्बिनेशन माना जाता है। जैसे अगर आपने 1 2 3 हेलो लिख दिया है
तो उसको भी वो एक टेक्स्ट में ही काउंट करेगा। अगर आपने A5AB लिख दिया है तो वो भी एक टेक्स्ट ही कहलाएगा। तो ये सारी टेक्स्ट एंट्रीज होती हैं जहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक डेटा होता है। नेक्स्ट आता है एंटरिंग नंबर्स एज अ टेक्स्ट। नंबर को जब आप टेक्स्ट की तरह इंसर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? पहली चीज़ तो रिक्वायरमेंट क्या है टेक्स्ट को नंबर की तरह डालने की। जैसे कोई अगर मेरा टेलीफोन नंबर है और टेलीफोन नंबर है तो टेलीफोन नंबर में हर एक एरिया का कोड होता है। तो उसी तरह से अगर हमें ज़ीरो लगाना है स्टार्टिंग में, सपोज 01481, दिस इज़ द कोड मुझे यूज़ करना है मेरे सेल के अंदर टाइप करके। तो जब मैं कोई भी नंबर ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा तो एक्सेल उसको नंबर ट्रीट करेगा, और कोई भी नंबर ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होता है तो द एक्सेल विल एलिमिनेट दैट ज़ीरो और सिर्फ छोड़ देगा 1481। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं एक एपोस्ट्रॉफी लगा दूंगा उस ज़ीरो के पहले। ज़ीरो के पहले हम एक एपोस्ट्रॉफी लगा दें और फिर लिख दें 01481, तो वो उस पूरे को एक टेक्स्ट की तरह ट्रीट करेगा और वहाँ से ज़ीरो एलिमिनेट नहीं होगा। तो जब भी आपको अगर नंबर की ज़रूरत होगी तो आप उस ज़ीरो को भी अब काउंट कर पाएंगे क्योंकि इट विल बी विजिबल टू यू ओवर देयर। ना डेट लिखना है तो डेट लिखने के लिए आपको स्लैश लगाना और हाइफन लगाना। ये दो चीज़ें अगर आप यूज़ करते हो, दोनों में से कुछ भी यूज़ करते हो, तो एक्सेल विल रिकॉग्नाइज दैट इट इज़ अ डेट और अ टाइम। जैसे मुझे आज की डेट लिखनी है, जैसे आज वीडियो आई आपके पास, तो 19 नवंबर 2020, 19/11/20, तो 19/11/20, तो वो उसको डेट कंसिडर करेगा। नहीं तो 19-11-20, तो उसको वो डेट कंसिडर करेगा एंड ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेता है एक्सेल कि हाँ ये जो लिखा गया है ये एक डेट है। नाउ नेक्स्ट आता है सिलेक्टिंग अ रेंज। रेंज की सिलेक्ट करने की बात आ रही है, तो अब आप रेंज को कैसे सिलेक्ट करोगे? मैंने यहाँ पे एक टेबल बना रखी है, टाइटल, नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट। यहाँ पे अगर मुझे सिलेक्शन करना है, मुझे इस पूरी टेबल का सिलेक्शन करना है, दैट मीन्स मुझे ये A1 से लेकर यहाँ F6 तक सिलेक्शन करना है। तो सिलेक्शन करने के दो तरीके, आप माउस से सिलेक्शन कर सकते हो एज वेल एज कीबोर्ड से सिलेक्शन कर सकते हो। तो हम पहले माउस से करना देखते हैं। अब कहीं पर भी सिलेक्शन होगा तो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल और अ स्क्वायर। हर एक रेक्टेंगल के 4 कॉर्नर होते हैं। उसी तरह से यहाँ पे हमारी टेबल के 4 कॉर्नर, एक ये टाइटल वाला सेल, एक ये मिस वाला सेल, एक ये स्टेट वाला सेल एंड दिस पंजाब वाला सेल। ये चारों सेल्स जो हैं ये हमारे कॉर्नर्स हैं। आप इन चारों को लेकर, चारों में से कोई सा भी एक सेल को क्लिक कर कर ड्रैग करेंगे डायगोनली, तो आपका जो है टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। देखिए मैं करके बताता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, यहाँ से ड्रैग करते हुए लेकर गया कॉर्नर तक, तो ये टेबल जो है आपकी सिलेक्ट हो चुकी है। इसी तरह से अगर मैं इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक लेकर जाऊँ डायगोनली, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं लेकर गया यहाँ तक। तो इस तरह से मेरी टेबल जो है वो माउस से सिलेक्ट हो चुकी है। ज़रूरी नहीं है आप डायगोनली लेकर जाएं, आप चाहें तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और पहले हॉरिजॉन्टली ले गया फिर वर्टिकली नीचे ले आया। इस तरह से भी आप टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यूजिंग द कीबोर्ड। आपको जहाँ से सिलेक्ट करना है उसे किसी एक कॉर्नर पे क्लिक करके छोड़ दीजिए। जैसे मैंने टाइटल पे क्लिक करके छोड़ दिया। अब मुझे क्या करना है, शिफ्ट बटन प्रेस करके रखना है और एरो की से मूवमेंट करना है। तो एरो की से मैं राइट हैंड साइड जाता हूँ, देखो ये राइट हैंड साइड जा रहा हूँ, सिलेक्ट होता जा रहा है। अब डाउनवर्ड जाऊँगा तो ये मेरा जो है पूरी टेबल सिलेक्ट हो गई। और सिलेक्ट जैसी हो जाए शिफ्ट को रिलीज़ कर दो। दूसरा तरीका देखो, मैं जैसे इधर ही रखता हूँ और मैंने एक स्टेप डाउनवर्ड, एक स्टेप राइटवर्ड, डाउनवर्ड राइटवर्ड, डाउनवर्ड राइटवर्ड, डाउन राइट, डाउन राइट। इस तरह से ये टेबल मेरी इस तरह से भी सिलेक्ट हो गई। तो इस तरह से डायगोनली गए हम और उसको हमने टेबल को सिलेक्ट कर लिया। तो दो तरीके आप माउस से और कीबोर्ड दोनों से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है किसी भी रेंज को कॉपी करना। आप किसी भी रेंज को कॉपी कैसे कर सकते हैं? मतलब पर्टिकुलर सेल्स होंगे, उन सभी सेल्स को आपको कॉपी करना है और कहीं और यूज़ करना है। तो सपोज़ मैं ये नेम एंड लास्ट नेम वाला करता हूँ, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले कीबोर्ड से करता हूँ, शिफ्ट प्रेस किया, राइट एरो की दबाई, देन डाउन एरो की दबाई, तो ये मेरे सारे सिलेक्ट हो गए। नाउ शॉर्टकट करते हैं हम, कंट्रोल C, तो देखो सिलेक्ट हुआ, कॉपी हुआ, तो उसके आगे डॉटेड लाइन बन चुकी है। अब मैं नीचे जाता हूँ थोड़ा सा और यहाँ पे क्लिक करके इसको
पेस्ट कर देता हूँ। सी सेम टू सेम वो मेरा डेटा जो है कॉपी हो चुका है। मैं कहीं और भी पेस्ट करना चाहूँ, मैं यहाँ क्लिक करके कंट्रोल V कर दूँ दोबारा, तो वो यहाँ पर भी पेस्ट हो चुका है। मैंने कंट्रोल Z कर दिया तो सब चीज़ें अंडू हो चुकी है। अब बात आती है यहाँ पे कि आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं क्या। तो सपोज़ हम इनको सिलेक्ट कर लेते हैं, ये 3 मैंने सिलेक्ट कर लिए। अब सबसे पहली चीज़, जो क्लिपबोर्ड है यहाँ पर आपके पास कॉपी का बटन आता है, आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। अगर शॉर्टकट यूज़ नहीं करना है तो यू कैन कॉपी फ्रॉम हियर। मैंने कॉपी बटन पे क्लिक किया, इस सेल पे आके क्लिक किया एंड यहाँ पे पेस्ट का बटन दबा दिया क्लिपबोर्ड पे से ही, तो ये मेरा डेटा जो है वो कॉपी पेस्ट हो चुका है। दिस इज़ हाउ आप ये सब कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। इसके बाद आता है किसी भी रेंज को मूव करना, मतलब वहाँ से हटा के कहीं और ले जाना। तो मैंने क्या किया, जैसे सपोज़ इसको सिलेक्ट कर लिया, माउस से किया इस बार, और कट करूँगा क्योंकि मुझे अब कॉपी नहीं करना है, मुझे रिमूव करना है और कहीं और ले जाना है। तो मैं यहाँ पे कट कर दूँगा तो ये हट जाएगा और मैं यहाँ लास्ट में आके पेस्ट कर दूँगा तो ये यहाँ पे पेस्ट हो गया है। अभी थोड़ा सा साइज़ में आपको मिस्टेक लग रही होगी तो मैं यहाँ पे रख के इसको ड्रैग कर दूँगा तो ये बड़ा हो गया। तो ये इस तरह से मैंने यहाँ वाला डेटा जो है वो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब मुझे इसको भी हटाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो जैसे ही मैं सेल की हेडिंग पे जाता हूँ तो ये डाउन एरो बन जाता है। मैं इसको क्लिक एंड ड्रैग करूँगा, दोनों सेलेक्ट हो गए, और राइट क्लिक करके डिलीट कर दूंगा तो वो डिलीट हो गया। वापस BC जो है वो मेरे ये बन चुके हैं। इस तरह से मैंने उसको पूरा चेंज कर दिया। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो है रेंज को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रीसाइजिंग फ़ॉन्ट एंड स्टाइल्स। फ़ॉन्ट और स्टाइल उनकी चेंज करनी है, कैसे करेंगे? तो सिंपली हमको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। जैसे मुझे ये टाइटल का चेंज करना था, मैंने सिलेक्ट कर लिया। ऊपर मुझे यहाँ फ़ॉन्ट ग्रुप दिखता है, इस फ़ॉन्ट ग्रुप में यहाँ पे आपके पास डाउन एरो करेंगे तो फ़ॉन्ट के लिए ऑप्शंस हैं, ठीक है। यहाँ से आप साइज़ चेंज कर सकते हैं। ये कैपिटल थोड़ा बड़ा ए दिख रहा है, इससे साइज़ बड़ा होता है। ये छोटा ए दिख रहा है, इससे साइज़ छोटा होता है। फिर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें तो आप जानते हैं, कॉमन चीज़ें हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। तो ये फ़ॉन्ट चेंज जो है आप आसानी से आपके अकॉर्डिंगली जैसा आप चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग आती है एडवांस फीचर्स ऑफ एक्सेल। एक्सेल के एडवांस फीचर्स क्या क्या हैं? तो एक्सेल के अगर हम एडवांस फीचर्स की बात करें तो वो है सबसे पहला सॉर्टिंग डेटा। डेटा को सॉर्ट करना मतलब अरेंज करना अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर फील्ड। या तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। जैसा कि यहाँ पे नाम दिख रहा है, क्या ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है? नहीं है। इसको मुझे अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करना है तो मैं कैसे करूँगा, हम वो देखते हैं। सबसे पहली चीज़, डेटा को सॉर्ट कर रहे हैं तो डेटा टैब में जाएंगे। डेटा टैब दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे आपको सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप दिखता है। इस सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप के अंदर सॉर्ट का बटन दिखता है। मैंने किया यहाँ पे सॉर्ट पे क्लिक। वो पूछ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाउंड डेटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन। उसने बोला कि आपके सिलेक्शन के पास में भी डेटा दिख रहा है। सिंस यू हैव नॉट सिलेक्टेड दिस डेटा इट विल नॉट बी सॉर्टेड। वो सॉर्ट नहीं होगा। व्हाट डू यू वांट, एक्सपांड सिलेक्शन या कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन? मैंने बोला ठीक है, इसी को कंटिन्यू कर दो, इसी सिलेक्शन को मुझे सॉर्ट करना है, और मैंने कर दिया कंटिन्यू एंड सॉर्ट। अब वो पूछ रहा है सॉर्ट कैसे करना है। नाम को सॉर्ट करना है वैल्यू के अकॉर्डिंग और A to Z ऑर्डर रहेगा। मैंने बोल दिया ठीक है, ओके। तो देखिए पहले A फिर K फिर M, इसको तो सॉर्ट कर दिया, लेकिन बाकी जो वैल्यूज़ थी वो हमारी इसने वैसी की वैसी ही रख दी। तो जो नाम पहले था, सपोज़ ये कुणाल कहीं और था, ये रजाना कहीं और था, और इनका एड्रेस कुछ और था, तो अब ये मिक्स हो चुका है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने कंट्रोल Z किया, मैंने पूरा सिलेक्ट किया, फिर क्या करूँगा, मैं वापस से सॉर्ट पे जाऊँगा, और अब क्या करूँगा, सॉर्ट किसको करना है वो पूछ रहा है। मैंने बोला सॉर्ट बाय नेम, नेम के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करो, वैल्यूज़ को सॉर्ट कर देना, A to Z अरेंज कर देना। मैंने कर दिया ओके। अब क्या किया उसने, देखो सारा डेटा जो है अरेंज हो चुका है। जिसका डेटा जहाँ था वो वहाँ जा चुका है। जैसे ये मंजू सेकंड नंबर पे लिखी हुई थी, उसका एड्रेस चंडीगढ़ था, तो अब ये 5th नंबर पे आ गई है अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो इसका एड्रेस भी जो है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है।
इसीलिए उसने स्टार्टिंग में पूछा था हमसे कि आपको सिलेक्शन एक्सपांड करना है या फिर करंट सिलेक्शन के साथ ही जाना है। तो जब भी आप सॉर्टिंग करो डेटा को पूरा सिलेक्ट करके ही करना। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अब हम, जो है हमारा फिल्टरिंग डेटा। डेटा फिल्टर करना है, फिल्टर का ऑप्शन भी दिख रहा है, सॉर्ट एंड फिल्टर। मैं गया फिल्टर पे, तो उसने क्या किया, दे दी यहाँ पे देखो टाइटल, नेम, सबके नीचे एक डाउन एरो आ चुका है। जो फर्स्ट हमारी रो थी उसमें उसने क्या कर दिया है, डाउन एरो दे दिया है। अब जब मैं इस डाउन एरो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो देता है सबसे पहली चीज़ तो सॉर्ट A to Z, सॉर्ट करना है, सॉर्ट बाय कलर, टेक्स्ट फिल्टर्स। टेक्स्ट फिल्टर्स पे जाते हैं तो देखो क्या दे रहा है, इक्वल, डज नॉट इक्वल, बिगिंस विथ। तो मैंने बोला फिल्टर कर दो और बिगिंस विथ कर दो। बिगिंस विथ में क्या करना है, जो के से शुरू होता है वो ही चाहिए हमको, और हमने ओके कर दिया तो उसने सब चीज़ें गायब कर दी क्योंकि के से शुरू होने वाला कुछ भी नहीं था। फिर हम आते हैं वापस से टेक्स्ट फिल्टर पे और एंड्स विथ करते हैं, और हमने एंड किया टाइटल जो आर से एंड हो रहा है उसको लेकर आना। ओके कर दिया तो देखो मिस्टर जो आर था वो आर से शुरू हो रहा था तो उसने मिस्टर वाला डेटा जो है वो पूरा यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। इसी तरह से आप फिल्टर नेम में भी लगा सकते हैं। तो फिल्टर का मतलब समझ में आया। फिल्टर का मतलब जनरली सिंपल वर्ड्स में ये होता है कि जो डेटा आपको चाहिए वो डेटा आप देखो, दूसरा डेटा मत देखो। जैसे हम कई बार देखते हैं, कई जगह अगर हमें देखना है, हमने बोल दिया लेटेस्ट चीज़ देखनी है तो वो लेटेस्ट चीज़ें हमको सामने दिखा दो। दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फिल्टर, कि आपको सिर्फ लेटेस्ट चीज़ें देखनी है तो द कंप्यूटर विल शो यू द लेटेस्ट वन ओनली। डेट के अकॉर्डिंग चाहिए तो वो डेट के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर देगा उसको। दैट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फिल्टर। तो हम आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस पे आते हैं। एक्सेल में पावरफुल एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर आता है कि आप जो भी कैलकुलेशन करते हो वो बहुत इजीली हो जाता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और कोई भी फॉर्मूला अगर आपको यूज़ करना है तो जस्ट एक फंक्शन का यूज़ करना है और उस फंक्शन के यूज़ से आपका कैलकुलेशन पूरा अच्छे से हो जाता है। तो अब हम उन्हीं सब बेसिक फार्मूलेज को देखते हैं और कैसे वर्क करते हैं उन फार्मूलेज पे हम वो देखते हैं। अगर हम बेसिक फार्मूलेज की बात करें तो बेसिक फार्मूला इन्वॉल्व करता है सिर्फ एक सिंगल ऑपरेटर। जैसे अगर ऐड करना है तो वहाँ पे सिर्फ प्लस रहेगा, सब्ट्रैक्शन करना है तो वहाँ पे सिर्फ माइनस रहेगा। तो इसको करोगे कैसे, इसके लिए हम एक दूसरी टेबल ले लेते हैं। तो अगर हम इस टेबल में देखें तो इस टेबल में मैंने एक इंसेंटिव, परसेंटेज, चैरिटी अमाउंट, मंथ, सेल्स, एक्सपेंसिव, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये टोटल 6 मंथ्स का डिटेल है। यहाँ पे सेल्स की बात करते हैं। अगर सपोज आपको ये सेल्स ऐड करनी थी, दैट मीन्स हमको ये B5 वाले सेल से लेकर B10 वाले सेल तक का सम हमको कैलकुलेट करना है। तो इस सम को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम सिंपल सी बात है, सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम इक्वल्स टू लगाते हैं। इक्वल्स टू लगाने के बाद एक तरीका तो ये इन वैल्यूज़ को लिख दो। सपोज मैंने लिख दिया 1000, फिर लिख दिया प्लस 2000, प्लस लिख दिया 15000, प्लस लिख दिया 3000। तो इसके लिए क्या हो जाता है यहाँ पे कि हमको एक एक वैल्यूज़ लिखनी पड़ रही हैं, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क है। तो अगर हम ये मिटा दें और मिटाने के बाद एक सिंपल सा तरीका अपनाते हैं जहाँ पे मैंने इक्वल्स टू लगाया और सेल का नाम लिख दें। वैल्यू कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें सिर्फ सेल का नाम लिखना है। तो सबसे पहली वैल्यू जो है वो B5 है, तो मैंने लिख दिया B5। देखो B5 सिलेक्ट हो गया, फिर प्लस का साइन लगाया, देन आई हैव रिटन B6, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर मैंने लिख दिया B7, देन B8, देन B9, देन B10। तो ये सब ऐड हो गए। मैं जैसे ही एंटर करूँगा वैसे ही यहाँ पे मेरे पास सम आ जाएगा, दैट इज़ 24,900। ये सम हमको यहाँ पे मिल चुका है। यही अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करना होता तो क्या होता, सिंपल सी चीज़ है, बस प्लस की जगह मुझे क्या करना है, माइनस का साइन लगाना है। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं एक बार। सपोज़ मुझे B7 वाली टर्म में से B8 वाली टर्म सब्ट्रैक्ट करनी थी, तो मैं यहाँ नेक्स्ट लाइन में आ रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इक्वल्स टू का साइन लगाया और फिर लिख दिया मैंने यहाँ पे B7 और B7 सिलेक्ट हो गया, देन माइनस का साइन लगाया एंड देन मैंने लिख दिया यहाँ पे B8। तो B8 सिलेक्ट हो गया, मैंने एंटर मारा तो यहाँ पे मेरे पास अमाउंट आ चुकी है 12,000। दिस इम्प्लाइज दैट कि सिंपल सब्ट्रैक्शन भी होगा तो हम सब्ट्रैक्शन भी इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल। तो सपोज मुझे मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे
B5 वाली वैल्यू एंड B6 वाली वैल्यू। तो दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, इक्वल्स टू का लगाया मैंने साइन, देन मैंने लिख दिया यहाँ पे B5, और एस्टेरिस्क का साइन जो होता है वो आपका 8 के ऊपर भी होता है और यहाँ न्यूमेरिक की वाले साइड में भी होता है। मैंने स्टार दबाया, एस्टेरिस्क जिसको हम बोलते हैं, और देन लिख दिया मैंने B6। तो उसने B5 एंड B6 दोनों सेलेक्ट कर लिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। एंटर दबाता हूँ तो दिस इज द आंसर। 1000 एंड 2000 दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके उसने दे दिया यहाँ पे मुझे आंसर। तो इस तरह से आपका मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है, डिवीजन भी पॉसिबल है, सारी चीज़ें इस तरह से आसानी से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब एक अगर कंबाइंड फार्मूला यूज़ करना है, यहाँ तो हम सिर्फ एक बार में एक ऑपरेटर, जिसको हम बेसिक फार्मूला बोल रहे थे, हमने बेसिक फार्मूला यूज़ किया जहाँ पे एक बार में एक ऑपरेटर जो है वो यूज़ हो रहा है। अब अगर हमको सेकेंड ऑपरेटर भी साथ में यूज़ करना है तो वो भी सिंपल है। सिंपल जैसे हम कैलकुलेटर में करें या फिर कॉपी में लिखते हैं फॉर्मूला, वैसा का वैसा ही फॉर्मूला आपको यहाँ लिख देना है एंड आपको आंसर मिल जाएगा। करके देखते हैं। मैंने एक और टेबल बना रखी है यहाँ पे, जहाँ पे प्रिंसिपल लिखा हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ है एंड टाइम पीरियड लिखा हुआ है, और आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। आई थिंक आप सबको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होगा, दैट इज प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। इससे हमको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाता है। सेम फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करते हैं, इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे सबसे पहली चीज़। देन मेरी प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो B2 सेल में लिखी हुई है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा B2। उसका मल्टीप्लिकेशन होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो मैं एस्टेरिस्क का साइन लगा के B3 लिखूंगा, देन एस्टेरिस्क का साइन लगा के B4 लिखूंगा। तो ये मल्टीपल ऑपरेटर्स आ गए, सिर्फ एक ऑपरेटर नहीं, ऑपरेटर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद इसको हम 100 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड का साइन दैट मीन्स स्लैश लगाएंगे एंड हम 100 लिख देंगे, दैट मीन्स वो डिवीजन होगा। आपको ये पूरा फार्मूला यहाँ फार्मूला बार में भी दिखेगा एंड सेम यहाँ सिंपल इंटरेस्ट वाले कॉलम में भी दिखेगा। मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा मुझे यहाँ सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा, जो कि होता है 675 रुपीज़ का। तो दिस इज़ हाउ आप ये कंपाउंड फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। मैं वापस से अपनी पहले वाली टेबल पे आता हूँ और एक बेसिक सी चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसा कि हम जब ये कर रहे थे तो इसका फार्मूला बार आप देखना चाहें यहाँ पे, तो ये फार्मूले बार में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने सब लिखा हुआ है, B5 प्लस B6 प्लस B7 प्लस B8 प्लस B9 प्लस B10। अब अगर मुझे इतना सब भी नहीं लिखना है, ये सेल एक के बाद एक आ रहे हैं, तो मुझे इतना सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। देखो मैं एक्सपेंसेस का सम करके बताता हूँ इसी तरीके से। इक्वल्स टू लगाया, स्टार्टिंग हो रही है मेरे B5 वाले सेल से, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे B5, नो सॉरी ये तो सेल्स वाला हो गया, हमें लिखना है C5, तो मैंने यहाँ लिख दिया C5 से स्टार्टिंग हो रही है, C5 मैंने लिख दिया। मैं यहाँ पे लगाऊंगा कोलन, तो मैंने कोलन लगाया और डायरेक्ट C10 लिख दिया। तो देखना क्या होगा, ये सारे उसने एक साथ सेलेक्ट कर लिए। कोलन का मतलब होता है 2, आप समझना चाहें तो C5 से लेकर C10 तक, C5 टू C10, तो C5 कोलन C10। तो उसने क्या किया, C5 से लेकर C10 सबको सिलेक्ट कर लिया और उन सब का सम दे देगा मुझे। अब करना क्या था ये तो बताया ही नहीं हमने उसको, तो यहाँ पे ये सिर्फ सिलेक्शन हुआ है, करना क्या है वो नहीं मालूम है उसको। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे एक फंक्शन लगेगा, इक्वल्स टू लगाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा सम। सम लिखा तो सम फंक्शन आ गया है। यहाँ पे हमें पैरेंथेसिस लगाना है, इसको ब्रैकेट को पैरेंथेसिस बोलते हैं हम। पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे हम C5 से कोलन C10 तक की वैल्यू इसको सम करना है, ब्रैकेट क्लोज मतलब पैरेंथेसिस। एंटर करेंगे तो 1300 उसने यहाँ पे हमको सम दे दिया है। तो इस तरह से ये फंक्शन होता है जो फंक्शन हमने यहाँ पर यूज़ किया। तो इस फंक्शन के यूज़ का तो बता दिया मैंने, फंक्शन एक्चुअली में होता क्या है। अब हम मेन टॉपिक उस पर आ जाते हैं। तो हम यूज़ कर रहे हैं यूजिंग सिंपल फंक्शंस वाला टॉपिक। तो फंक्शंस होते क्या हैं, फंक्शंस जनरली एक फॉर्मूला ही है जो सिंपल या फिर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने में हमें हेल्प करता है। बस आसानी ये हो जाती है फंक्शन की वजह से कि जो गड़बड़ हम फॉर्मूला लिखने में करते हैं वो मिस्टेक फंक्शंस की वजह से नहीं होती है। जैसे अगर मैं यहाँ लिख रहा होता इक्वल्स टू C5 फिर प्लस C6 फिर प्लस C10, तो कई बार ऐसा होता है कि बीच में यहाँ प्लस का सिंबल मैंने हटा दिया, तो क्या होगा, मेरा फॉर्मूला गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा और आंसर नहीं आ पाएगा। तो ये चीज़ एलिमिनेट हो जाती है जब हम फंक्शंस यूज़ करते हैं, क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, हमें प्लस का साइन लगाना ही नहीं है वहाँ पे। मुझे सिर्फ इक्वल्स टू लगा के लिखना है सम और पैरेंथेसिस लगा के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करनी है, मुझे और कुछ करना ही नहीं है।
ठीक है। तो इस तरह से फंक्शंस जो होते हैं हमारे काम को बहुत आसान बना देते हैं। तो फंक्शन जो होता है जनरली दो पार्ट्स का होता है। एक पार्ट होता है उसका आर्ग्यूमेंट और दूसरा पार्ट होता है उसका स्ट्रक्चर। तो आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं? आर्ग्यूमेंट वो इनपुट वैल्यूज होती हैं जो हम फंक्शंस के अंदर डालते हैं। जैसे सम तो एक फंक्शन हो गया, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? वैल्यूज लिख रहे हैं। कौन सी वैल्यूज लिख रहे हैं? जिनका सम करना है। तो C5, फिर C6, C7, C8, C9, C10 तक की सारी वैल्यूज, तो ये आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो मतलब पैरेंथेसिस के अंदर जो आता है ये आर्ग्यूमेंट होते हैं और जो सम है वो एक फंक्शन है। तो आर्ग्यूमेंट्स क्लियर हो गया। सेकेंड टॉपिक पे आते हैं हम, फंक्शन का ही स्ट्रक्चर होता है। फंक्शन का स्ट्रक्चर क्या होता है? फंक्शन का स्ट्रक्चर होता है इक्वल्स टू लगाना, इक्वल्स टू के बाद फंक्शन का नाम लिखना, देन पैरेंथेसिस लगाना और उन पैरेंथेसिस के अंदर आर्ग्यूमेंट्स लिखना। आर्ग्यूमेंट्स का कोई काउंटिंग नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं या फिर 2 हो सकते हैं या फिर 3 हो सकते हैं। इट डिपेंड्स कि कैलकुलेशन कैसा है और आप कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हो। तो स्ट्रक्चर होता है इक्वल्स टू, फंक्शन का नाम, पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर आर्ग्यूमेंट्स। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शंस। रूल्स की बात करते हैं। रूल्स जो होते हैं, फंक्शन हमेशा इक्वल्स टू से स्टार्ट होना चाहिए। सेकेंड, फंक्शन का नाम एक वैलिड नाम होना चाहिए। ये SUM सम है तो यहाँ पर SUM ही होना चाहिए। अगर मैंने SAM लिख दिया तो वो एक फंक्शन नहीं रह जाता है। तो फंक्शन का नाम आपको एग्जैक्ट करेक्टली लिखना है। फिर ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस दोनों प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अगर मैं सिर्फ ओपनिंग लगा दूंगा, क्लोज नहीं करूंगा, तो वो फॉर्मूला इनकम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद पैरेंथेसिस जो होता है, पैरेंथेसिस के अंदर आर्ग्यूमेंट आना चाहिए और अगर एक ही में 2 आर्ग्यूमेंट्स लिख रहे हैं तो फिर बीच में कॉमा आना चाहिए उन आर्ग्यूमेंट्स के बीच में। तो दिस इज हाउ हम फंक्शंस करते हैं। और मैंने सम फंक्शन तो आपको बता ही दिया। एक बार हम एवरेज फंक्शन और कर लेते हैं। एवरेज फंक्शन किस तरह से वर्क करता है हम वो देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाता हूँ मैं इस वाले कॉलम पे, इस वाले रो पे, फरवरी वाली। इसमें हम सेल्स एक्सपेंसेस और जो इंसेंटिव अमाउंट है इन तीनों का एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा? इक्वल्स टू लगाऊंगा एंड देन आई विल राइट द फॉर्मूला एवरेज, फंक्शन का नाम, देन पैरेंथेसिस लगाया। पैरेंथेसिस में आपको किन किन चीज़ों का एवरेज निकालना है वो हम लिखेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे B6, C6, D6, पैरेंथेसिस क्लोज, एंटर। तो तीनों का उसने एवरेज निकाल दिया एंड दैट इज 767। इस तरह से आप एवरेज निकालते हैं। एवरेज अगर मुझे रैंडमली, सपोज टेबल में यूज ही नहीं करना था एवरेज का फॉर्मूला, रैंडमली चाहिए, मैंने इक्वल्स टू लिखा, एवरेज लिखा, आ गया एवरेज। अब यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाऊंगा, मुझे एवरेज चाहिए 5 का, 10 का, इन दोनों का एवरेज कैलकुलेट करना है। मैंने वैल्यूज डाल दी 5 और 10 और उसका एवरेज आ गया 7.5। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सेल ही सिलेक्ट करना है, आप डायरेक्ट वैल्यूज भी दे सकते हैं उस फंक्शन में। डायरेक्ट वैल्यूज से वो आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो भी है वो इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट, मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, मैं यहाँ पर भी आपको अप्लाई करके बता देता हूँ। इक्वल्स टू लगाया मैंने लिखा मैक्स, पैरेंथेसिस लगाया। अब आपको सिलेक्ट करना है कि कौन कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करनी है कि जिनमें से आपको मैक्सिमम नंबर सर्च करना है। तो मुझे यहाँ पे D5 से लेकर D10 तक की वैल्यूज जो हैं उनमें से मैक्सिमम नंबर चाहिए। पैरेंथेसिस क्लोज किया, एंटर किया, मैक्सिमम वैल्यू आ गई मेरी 1500, जो कि सबसे ज़्यादा है यहाँ से यहाँ तक में। 1500 साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, 1500 इज द मैक्सिमम। इसी का अपोजिट फंक्शन होता है मिनिमम, MIN और फिर पैरेंथेसिस। तो वो फंक्शन जो होता है वो हमको मिनिमम चीज़ें निकाल के छांट के दे देता है। अब क्वेश्चन आता है, सेविंग अ डॉक्यूमेंट यूजिंग पासवर्ड प्रोटेक्शन। आप कैसे सेव करोगे? तो फाइल पे जाते हैं, सेव एज पे जाते हैं, तो यहाँ पे आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। फिर यहाँ पे आएगा टूल्स का ऑप्शन। इस टूल्स के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे आपको मिलेंगे जनरल ऑप्शंस। जनरल ऑप्शंस में आपको यहाँ पे वो पूछता है पासवर्ड टू ओपन, पासवर्ड टू मॉडिफाई। जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे तो पासवर्ड क्या डालना है, और अगर कोई एडिट करता है तो एडिट करने के लिए क्या पासवर्ड डालेगा जब वो एडिट कर पाएगा। तो पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई, ये 2 पासवर्ड आप डाल के इसको आप सेव कर लोगे तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल हो जाएगी। और जब भी कोई पासवर्ड डालेगा तभी ये खुलेगी, अदरवाइज ये फाइल कोई भी यूज नहीं कर पाएगा।
और यहाँ पे पासवर्ड डाल के हम कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट आता है प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट। तो जब आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाह रहे हो, वर्कशीट को प्रिंट करना चाह रहे हो, तो फाइल पे जाना है, प्रिंट का बटन दबाना है, तो आपके पास यहाँ ओपन हो जाएगा ये पेज और यहाँ पे आपके पास प्रिंटर का नाम पूछेगा। प्रिंटर का नाम आपको डालना है, प्रिंटर का नाम जो भी हो, आप जानते होगे आपका प्रिंटर, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे नाम डाल देना, सिलेक्ट कर लेना। और फिर अब बात आती है पेज सेटअप की। यहाँ पे देखो मुझे पूरी टेबल नहीं दिख रही है, आगे और भी चीज़ें थी, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ मार्जिन्स भी होती हैं, मार्जिन सेट कर सकता हूँ मैं, वाइड मार्जिन कर दूंगा तो और वाइड हो गई मार्जिन मेरी। पेज सेटअप में जाऊँगा और मैंने इसको फिट टू कर दिया, तो ये यहाँ पे मेरा एक पेज पे फिट हो जाएगा, और ओके कर दिया तो पूरा डेटा जो है वो मेरा एक पेज पे अब आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा। पोर्ट्रेट लैंडस्केप ओरिएंटेशन भी यहाँ से हो जाता है, पोर्ट्रेट का लैंडस्केप, लैंडस्केप का पोर्ट्रेट आप चेंज करना चाहें तो उस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। ये पूरा डेटा मेरा यहाँ पे विजिबल हो रहा है। नेक्स्ट आता है सेविंग अ फाइल इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। तो फाइल को डिफरेंट फॉर्मेट में सेव करना है, तो फाइल पे जाएंगे हम, सेव एज पे जाएंगे हम, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उस डायलॉग बॉक्स में नीचे आता है सेव एज टाइप, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास लिस्ट ओपन हो जाएगी जहाँ से आपको जिस भी फॉर्म में करना है आप उस फॉर्म में शीट को सेव कर सकते हैं। अगर हम नॉर्मली देखें तो वर्कबुक होती है जिसका फॉर्मेट होता है XLSX या फिर XLS भी कई बार लिखा हुआ होता है, तो दिस इज़ द फॉर्मेट फॉर एक्सेल। तो इस फॉर्मेट में आपकी फ़ाइल जो होगी वो सेव हो जाएगी, तो वो एक्सेल फाइल होगी, और इस तरह से आप यहाँ पे डेटा को आपके सेव कर सकते हो। दिस वॉज द सेशन। अगला सेशन जो है हमारा वो पावर पॉइंट का है, तो वो हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज होंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और से और ज़्यादा वीडियो बनाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।